एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथ ही मुझे पता है और आपको भी पता है 29 फरवरी 2024 को आपका विज्ञान का पेपर है। तो आई होप आप लास्ट तक रुकिएगा ज़रूर। और इस वीडियो में मैं 2 मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 70 में 70 कैसे किस तरीके से आप नंबर पाएंगे। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो आपके पास 29 फरवरी का जो पेपर होने वाला है वो विज्ञान का पेपर है और उसमें 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें आपके पास 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके साथ साथ आपके पास 3 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र खंड अ तथा ब में विभाजित होगा। इसमें अ और ब होगा। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों क ख ग में विभाजित होगा। ठीक है, जिसमें क ख और ग में क्या होगा, आपके पास उपखंड होंगे जिसको बोलेंगे PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसके बाद प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले या काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना है। मीन्स आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और 20 नंबर का आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से उसको भरना है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। मतलब अगर आप 1 क्वेश्चन करेंगे तो 1 अंक मिलेगा और 20 क्वेश्चन करेंगे तो 20 अंक मिलेगा। वर्णनात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो होंगे आपके पास खुद लिखना होगा। प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके सामने लिखा रहेगा। और खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न का करना एक साथ अनिवार्य है। और जब भी आप प्रश्न करेंगे तो नए पेज से करेंगे। जैसे आप क कर रहे हैं कोई क्वेश्चन या ख कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा नए पेज से स्टार्ट करेंगे। इससे नंबर आसानी से मिलता है और सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। आइए समझते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को। और मैं भी आपको बताऊंगा बहुविकल्पी प्रश्न को किस तरीके से करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में गए और आपको नहीं आ रहा है फिर भी कैसे करेंगे, इसकी भी मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ देख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20 क्वेश्चन, जिसमें से पहला आपको दिख रहा होगा कि जो पहला आपके पास जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है क्या कहलाता है। तो मैं आपको बताया था, जब 2 या 2 से अधिक पृष्ठों से आपके पास पारदर्शी माध्यमों का जो पृष्ठ होता है वह गोली दर्पण कहलाता है। तो सीधे सीधे आपके पास पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये गोली दर्पण की परिभाषा ही दे रखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कम से कम आप 1 लोग 5 लोगों को शेयर करेंगे, जिससे उनका भी एग्ज़ाम आसानी से पास हो सके। ठीक है, आप लोगों ने अगली वीडियो में काफ़ी साथ और सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए क्या करते हैं, कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा भी बनाता है। तो देखिए, डॉक्टर लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण ही करते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या करेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, उत्तल लेंस के सामने किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच बिंब या बिंब का मतलब वस्तु रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि जब आप किसी वस्तु को, मान लीजिए आपके पास ये 2f और अनंत के बीच रखी है, तो जब आप 2f और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लीजिए आपके पास कोई उत्तल लेंस है, तो सीधे सीधे इसका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आभासी, उल्टा और बड़ा बनाता है। ठीक है, और लेंस के दाहिनी तरफ बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को
फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण क्या है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो वह कौन सा दोष है। देखिए 3-4 तरीके के दोष होते हैं, जिसमें पहला आपके पास जरा दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, तीसरा निकट दृष्टि दोष होता है, फिर अति बिंदुकता होता है। इसी तरीके से ढेर सारे दोष हैं, लेकिन मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर अगर ऐसा कर रहा है तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, क्योंकि अपनी फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर विकल्प को चुनिए। मीन्स आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले आप जानिए विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो एक का क्या हो जाएगा 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपके पास, सॉरी एक का 4, तो एक और ए और डी तो पहले गलत हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। मैं आपको बताया था शक्तिमान आता है तो लोगों की वाट लगाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। जब आपके पास समस्याएं आती है तो आप क्या करते हैं, हरि ओम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो एक का 4 किस में है, पहले वाले ऑप्शन में है, सॉरी लास्ट वाले ऑप्शन में है। तो यही क्या होगा, सही होगा डी वाला। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिसकी विद्युत परिपथ में बहने वाली श्रेणी और पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। मीन्स आपके पास बताना है कि दो चालक तार हैं। मान लीजिए आपके पास चालक तार है जिसके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। एक बार इसको श्रेणी में रख रहे हैं, एक बार समांतर में। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, किसी विद्युत धारावाही, फिर से समझिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, लेकिन अगर हम बात करें परिनालिका के अंदर, मान लीजिए अगर आपके पास कोई परिनालिका है तो उसके अंदर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो सबसे पहले इसको जूम करके देखेंगे, जो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा होगा। तो बेंजीन के बीच की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। सजातीय का मतलब समान श्रेणी कौन सी है। ठीक, तो यहाँ दिख रहा होगा जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सजातीय श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए और लास्ट वाला मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, अगर देखा जाए। अगला क्वेश्चन 10वां, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर भूपट्टी में पाए जाने जो तत्व होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। तो चारों ऑप्शन में से आपके पास क्या बोला जाता है, उसको खनिज बोला जाता है। ठीक है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय का मतलब दांत कब झरना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। मुंह का जब पीएच मान 5.5 से कम होने पर। क्वेश्चन नंबर 12 का अभिकथन, अभिकथन को इसमें दिया है और तर्क भी बताना है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले समझिए ये कहना क्या चाहता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है तो Zn, ठीक है,
और ये क्या करेगा, H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या ये सही है? ये तो सही कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है। तर्क क्या कहना चाहता है, जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा यहाँ तर्क ये बताना चाहता है कि जो अगर ये जिंक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो अभी कथन ए सही है परंतु तर्क क्या है, गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CH3COOH से जब आप कराते हैं तो यहाँ पे बन रहा है सोडियम एसीटेट और जल। इसका मतलब यहाँ पे जो भरने वाला यौगिक होगा CH3COOH होगा, एसिटिक अम्ल होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, उपखंड ग का जो बायोलॉजी का है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। ठीक है, एक बाह्य श्वसन होता है, एक अंतः श्वसन होता है। एक बाह्य श्वसन होता है और एक क्या होगा, अंतः श्वसन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपके पास, सही होगा। पहले नासाद्वार से ग्रसनी में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में और कुपिकाएं में फिर चला जाता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे कथन दिया है और कारण दिया है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक। दूसरा कह रहे हैं, देखिए पिता से प्राप्त जो क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग निर्धारण होता है, बात सही कह रहा है। मानव पुरुष में यक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, गलत है क्योंकि नहीं सही है। मानव पुरुष में यक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, अगर महिला होता है तो दोनों यक्स यक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन आपके पास दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर इसको देखा जाए तो दोनों ही सत्य हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके पास, सही आंसर होगा। ठीक है साथियों। अगला कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की जो सही दिशा कौन सी है, तो अगर देखा जाए जो आवेश होता है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे में। तो ये देखिए आवेश यहाँ से जा रहा है ऐसे घूमते घूमते फिर दूसरे सिरे में प्रवेश कर रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, एक ही तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, थायरॉक्सिन के बारे में। ठीक है, अगर देखा जाए 17 को तो थायरॉक्सिन क्या होता है, तो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब थायरॉक्सिन के बारे में गलत बताना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए थायरॉक्सिन के प्रकाश संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है, भाई आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित चित्र में ABC किस क्रम में होते हैं। इसकी वीडियो पहले ही मैं बनाया था, एक बार फिर से बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक, ABC। तो देखिए अगर ABC को देखें, सबसे पहले ए की जगह क्या होता है आपके पास, ABC। एक होता है आपके पास प्रांकुर, एक होता है बीजपत्र, एक होता है मूलांकर। तो सबसे पहले जो ए होगा वो बीजपत्र होता है, फिर प्रांकुर होता है, फिर मूलांकर होता है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि देखिए एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले आप समझिए अलैंगिक विधि से अगर संतति में अधिक परस्पर समानता होती है तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग होता है, सही कह रहा है। अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते हैं, सही है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा होता है। सबसे पहले शाकाहारी होता है,
फिर सर्वाहारी, फिर मांसाहारी। तो तीसरे पे कौन हो जाएगा आपके पास? मांसाहारी प्राणी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको 29 तारीख को 101% किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। और इस जो सेट में लाया हूँ, इस सेट से आपको लगभग 80% क्वेश्चन मिलेंगे। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों? 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप दोनों को करते हैं तो 2-2 नंबर मिलेगा। सबसे पहले समझिए साइंस मॉडल पेपर 2024 का सलूशन। सामान्य मानव नेत्र में 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच की दूरियां समझित कर सकता है। सिलेरी पेशी में समंजन क्षमता में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ भी बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष। लेकिन अगर समय के बढ़ने के साथ साथ देखा जाए तो और अधिक प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं और अपवर्तित बिखरती हैं और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है। फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की ओर आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, इंद्रधनुष 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक और द्वितीयक। इसके बारे में डिटेल, अब तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? 2 नंबर का क्वेश्चन, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जिस तरीके से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उसी प्रकार से अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, मतलब एक ही बिंदु पर मिला देता है। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलाने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला आपके पास है अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए सबसे पहले अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में काम आता है। हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने में। चेहरे को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने से चेहरे का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पहला उपयोग यही हो गया। एक और उपयोग इसका लिखना है, एक ही लिखना था कि 2 लिखना है? उत्तल का भी करना है, पहले एक और कर देते हैं। दूसरा है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। इसके बाद आपके पास दिख रहा होगा उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? बाजार व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारित किरणपुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हमारे गांव में और आपके गांव में जो प्रधान जी जो लाइट दिए हैं जो लगी वही लाइट है, वही क्या किसका उपयोग है? उत्तल दर्पण का। दूसरा, बसों, ट्रकों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीटों के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि में आने वाली वस्तुओं को देख सके। जो 4 चक्के का वाहन होता है, अगर उसमें आप देखेंगे तो बगल में जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है, जो बड़ी चीज़ों का छोटा प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला आपके पास न्यूमेरिकल है और ये विद्युत से लिया गया है। किसी 4 ओम प्रतिरोध के से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोध के सिरों पर, तो कह रहे हैं प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, और इसी में अगर देखा जाए एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले देखिए, जब आपके पास बाधाएं आती हैं तो आप क्या किसको याद करते हैं?
हरिओम 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 मतलब आर का मान 4 ओम दे रखा है और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, टी का मान 1 है और जूल मतलब कार का मतलब ऊर्जा। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है एच का मान कितना है 100 जूल। आपको क्या निकालना है विभवांतर v बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। वहाँ से कर सकते हैं इसको, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी और एक होता है वी स्क्वायर टी अपान आर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस जो सवाल लगने वाली है वो इसी पे लगेगी। एच की जगह 100, वी स्क्वायर का मान नहीं पता, टी का मान 1, नीचे हो जाएगा आर, आर मीन्स कितना 4। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 400 बराबर वी स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो 400 किसका रूट है तो 20 का है। तो सबसे पहले लिख देंगे 400, इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 × 20 अर्थात ये 20 का स्क्वायर है। तो आपको याद रखना है विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक, आई होप आप समझे होंगे कि हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो आप क्या करेंगे कमेंट में लिखेंगे बोल्ट। ठीक, चलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा क्योंकि अभी एक सेट और बचा है। अगर आप दोनों सेट को एग्ज़ाम में सॉल्व करके जाते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को आप करके आएंगे। ठीक है, देखिए 20 ओम प्रतिरोध को विद्युत स्तरीय 5 एम्पीयर धारा वाले इतने सेकंड में करना है। तो अभी जो बताया दूसरा फार्मूला उस पर आप लगा सकते हैं। आर का मान आपके पास है 20 ओम, आई का मान कितना है 5 एम्पीयर और टी का मान कितना है 30 सेकंड। और क्या निकालना है एच निकालना है। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी पे लगाएंगे, सीधे आ जाएगा। ठीक, आई स्क्वायर आर और टी सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, देन सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है वी आई टी से कर सकते हैं, एक साथ आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप घर पे चेक करिएगा, मैं एक पे कर देता हूँ। आई स्क्वायर जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुणे 20 गुणे 30, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणे 3 दूनी 6 मतलब 600। तो 15 गुणा कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 15,000 जूल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, दो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो सबसे पहले ये 2 नंबर का है। तो आप जानिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। दूसरा कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम मान बताना है। आइए इन तीनों क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, सबसे पहले आपको जानना है ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं तभी नहीं काटती। तो आपको यहाँ पे समझना है कि पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला उत्तर जो होगा वो क्या है। देखिए चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होती है वह एक दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो ये संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं, तो आपका आंसर तब भी सही रहेगा। ठीक है, मेरा गला बैठ चुका है क्योंकि लगभग आधे घंटे यहाँ पढ़ाया और फिर स्कूल में पढ़ाया इसलिए। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। जो दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है। तो सबसे पहले समझिए चुंबकीय बल रेखाएं के गुण कौन कौन से हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्राकार बनाती हैं, मतलब वक्र बनाती हैं। ठीक है, वक्र का मतलब टेढ़ा है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये दूसरा है, ऐसा नहीं कि ये घूम के चली जाती हैं लेकिन काटती नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती हैं। अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। और अगला जो पॉइंट अपने पास है
चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। अगर देखिए रेखाओं का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, रेखाओं का मान कम होगा तो कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित की जा सकती है। मतलब आप उसको निकाल सकते हैं कि किधर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा है, किधर कम है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए बाकी क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्यूज तार अथवा वाला समझिए, करें फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? ठीक है, जो फ्यूज तार होता है वो अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास अगला जो जो भी चीज़ें होती हैं वो बच जाती हैं जलने से। ऐसा क्यों? धारावाही परिनालिका के उपयोग बताना है। इसके बाद आपको इसका किरण आरेख बना के पुष्टि भी करना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि फ्यूज तार विद्युत साथरियों का या जिसको बोलते हैं क्षमताओं का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले समझिए, अथवा वाला क्वेश्चन है, जब सप्लाई वोल्टता का मान सुरक्षित बीमा सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। P इक्वल टू वी स्क्वायर आर से अगर देखा जाए, और यह पिघल जाता है। इस कारण परिपथ का संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका मतलब टूट जाता है, तथा विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जो फ्यूज लगाते हैं और चीज़ें खराब ना हो, जिसके कारण जैसे ही फ्यूज चला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? जलने से बच जाएंगी, नष्ट होने से बच जाएंगी। ठीक, इसीलिए इसको लगाते हैं फ्यूज तार को। अगला अपने पास है कि जब देखिए जो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझते हैं। जब धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है तो यह अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। मतलब जब आपको अस्थायी चुंबक प्राप्त करना होगा तो कुछ न कुछ शर्त होगी। परिनालिका के अंदर छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बना जाता है। चुंबकीकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को बनाए रखें। दूसरा है, परिनालिका में प्रवाहित धारा दिश्य धारा होनी चाहिए। ठीक है, परिनालिका में घुमावों की संख्या अधिक और सघन रूप से सटी होनी चाहिए ताकि इसके भीतर एक प्रबल समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। अभी भी हमने बताया, अगर बल रेखाओं का मान अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा। ठीक है, ये देखिए इसका फिगर हो गया। अगर देखा जाए, यही आपके पास परिनालिका हो गई। परी का मतलब चारों तरफ, नलिका का मतलब आपके पास पाइप। पाइप के समान दिखने वाली नलिका को हम लोग क्या बोलते हैं? परिनालिका। उपखंड ख को देखा जाए, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है, एक एक नंबर के हैं और ये 4 क्वेश्चन हैं 4 नंबर के। पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? दूसरा आपके पास है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा आपके पास है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चौथा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। आइए एक एक का रिएक्शन देख लेते हैं किस तरीके से करके इसको हम लोग संतुलित करेंगे। देखिए आपके पास ये चारों रिएक्शन है, ठीक, और ये संतुलित किया हुआ रिएक्शन है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित का
कारण बताइए, मतलब आपको क्या बताना है, कारण। ठीक है, वीडियो में आप ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आभूषण का मतलब क्या होता है, गहना बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, ऐसा क्यों कारण बताना है आपको निष्कर्ष प्रक्रम में। अब इसको दूसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं अत्यंत तन्य, आघातवर्धन तथा चमकदार होती हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीजन से बंधुता अत्यंत ही कम है, इस कारण से ये वायु की ऑक्सीजन व नमी से विक्रिया नहीं करती हैं। इसीलिए हम लोग प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। किस तरीके से करते हैं ये आपको बताना है। चलिए समझ लेते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि इससे अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती हैं जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। ठीक है, धातु की यौगिक में क्या होता है, अपचयन में सरलता होती है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण को लिखिए। इसके बाद आपको निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। सबसे पहले समझते हैं सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सह का मतलब साथ साथ, संयोजी का मतलब योग करना, आना, दोनों लोग को। मतलब सहसंयोजिक यौगिक हम उसे कहेंगे जब दो यौगिक आपस में संयोग करते हैं। आइए समझते हैं। सहसंयोजी आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है। जो सहसंयोजी आबंध होता है एक प्रकार का रासायनिक आबंध होता है जिसमें दो परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो इस प्रकार के आबंध में परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बादलों को ओवरलैप करके एक स्थिर व्यवस्था बनाते हैं। सहसंयोजी आबंध के लक्षण दो हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजी आबंध में दो परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करके अगर साझा करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाकर या लाने के लिए एक स्थिर व्यवस्था की अनुमति देता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पे जो बंध बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। इलेक्ट्रॉन बादलों का ओवरलैप। सहसंयोजी आचंच में परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बादलों को ओवरलैप, यहाँ पे देखिए आचंच ना होके क्या रहेगा, सहसंयोजी आबंध रहेगा। ठीक है, सहसंयोजी आबंध एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बादलों को ओवरलैप करके एक स्थिर व्यवस्था बनाते हैं। यह ओवरलैप इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल पैदा करता है। ठीक है, क्या करेगा, आकर्षण बल। आपको याद रखना है आकर्षण बल का मतलब एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। आपको इस यौगिक का क्या बताना है, दोनों यौगिक का IUPAC नाम। ठीक है, पहला आपके पास है प्रोपेनल, दूसरा है प्रोपेनोन। ठीक, पहला और दूसरा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ठीक है, कठोर साबुन आपके पास होगा जिसको उपचारित करने पर झाग के निर्माण के लिए बनाना है। साथियों 29 फरवरी को आपको ये एग्ज़ाम में 101% मिलेगा पेपर में। तो कठोर जल में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ये साबुन से विक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे अस्कम्म कहते हैं। कठोर जल में साबुन अधिक झाग नहीं देता है।
ठीक है, यहाँ ना ही नहीं होगा, नहीं देता है, होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको तीनों पे टिप्पणी लिखना है। पहला आपके पास है विकृत गंधिता, दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये तीनों ही चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम लोग उपखंड ग को देखेंगे। ठीक है, आप उसको कर लेंगे कहीं से करके। ठीक, उपखंड ग को देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ग को देखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। जब ये किसका अभिक्रिया के लिए बताया गया है, विकृत गंधिता कहलाती है, मतलब ये विकृत गंधिता का अभिक्रिया का उदाहरण है, या कह सकते हैं परिभाषाएं हैं। दूसरा आपको याद रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, देखिए वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें परमाणुओं के ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती हैं। कभी कभी आपसे पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया इसके क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले रेडॉक्स नामक केमिस्ट ने बताया था। ठीक है, एल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं। विधि एक परत नली के एथाइल एल्कोहल्स को एसिटिक अम्लों में मिलाओ और इसमें बूंद बूंद शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की डालो और परत को हल्के गर्म पानी के टब में रख दो। मतलब आपको क्या करना है, एल्कोहल के अंदर इसको डालना है, एस्टर को। उपखंड ग को देखा जाए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण भी दीजिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और ओवरऑल ये 4 नंबर आपको दे के जाएंगे अगर आप इन दोनों पहले क्वेश्चन को करते हैं तो। ठीक है, देखिए उत्तर देखेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सीरीज। ठीक है, मतलब आपके पास अगर जो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी वो किस में आएंगी, अपशिष्ट में आएंगी, और जो नष्ट नहीं होंगी आएंगी। ठीक है, अगला निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। कौन कौन से ग्रंथियों का नाम है। ठीक, सबसे पहले इसको देखा जाए ए वाले को, ये बी है और ये सी है और ये सी तक तीनों ही बताना है और ये डी वाला है। देखिए ए बी सी और डी वाले का नाम, तो अगर देखा जाए तो जो आपके पास बी सी और डी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी वाले को और डी वाले को और ए और बी वाले को। क्रमशः हम इसको बोलेंगे पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। इस चारों को आपको याद रख लेना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी कभी इस टाइप की भी सवालें आ जाती हैं, इसकी व्याख्या आपको करनी है और 4 नंबर का है। ठीक है, इसकी व्याख्या इस तथ्य से निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। ठीक, मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों यक्ष कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का यक्ष होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में यक्ष यक्ष तथा पुरुष में यक्ष वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या हम यक्ष और वाई वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन करें, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, मतलब लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। दूसरा कह रहे हैं मानव के लिए, तो पहला समझ लेते हैं पहले।
लिंग निर्धारण वंशानुगत है क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, मनुष्यों में लिंग को यक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं में 2 यक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में 1 यक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, महिलाओं के अंदर एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष के अंदर एक्स और वाई। दूसरा है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मनुष्य में स्त्री में एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिल जाता है तो यह लड़की का जन्म होता है, और जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़के का जन्म होता है। जैसे समझिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये एक पुरुष है और ये एक स्त्री है या महिला है। ठीक, इसका दोनों एक्स है, इसका एक्स और वाई है। यहाँ एक्स का एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स आ जाएगा, और एक्स का वाई के भी साथ मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, अगर 2 बार, ठीक, यहाँ पे एक एक्स एक वाई बनेगा और यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर दोनों ही गुणसूत्र एक्स आपस में मैच करेंगे तो लड़की बन जाएगी, और एक्स हो जाएगा तो लड़का। मानो आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत। आपको इसका नाम बताना है। ये 6 नंबर का है। आइए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, आप ये जो मैं बना के लाता हूँ इतना आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज बनता है वीडियो को शेयर करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आहार नाल का चित्र देखा जाए तो ये ग्रसनी है, ग्रास नली है, मुख गुहा होता है। इसके साथ साथ अगर यहाँ देखा जाए तो ये सब यकृत, पित्ताशय, मलमूत्र, आमाशय, ये सब चीज़ें क्या हैं, आहार नाल का भाग कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देखा जाए तो स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये अपने पास परागकण है। ठीक, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, परागनाल है। ठीक है, इसके बाद अंडाशय है, बीजांड है। यही आपके पास बीजांड के बारे में बता रहा है, और मादा जनन की यह इकाई है, नर जनन की यह इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कशन किया, और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना नया क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से 40 से 45% आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। एक बार क्लास को आप देखिएगा, 4-6 नंबर का है। विज्ञान महामैराथन, हर एक टॉपिक होगा। कॉन्सेप्ट, PYQ, न्यूमेरिकल, 22 शनि सर, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आइए, वीडियो को सब्सक्राइब तो मत करिए लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जी, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आपके स्क्रीन पे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिया हूँ खंड अ, जिसमें 1 गुणे 20, ये दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है साथियों। ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं और उपखंड का देखा जाए, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर आप पूरे करके जाते हैं, देखिए 40 से 45% वहाँ और यहाँ भी उतना ही मिलेगा। मतलब आप 90% क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे, एक ही 10% बचेगा। मतलब जब नया क्वेश्चन बनेगा तो ही नहीं कर पाएंगे, बाकी आप सब कर लेंगे। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। मैं आपको बताया था, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाती है तो क्या होती है, और विरल से सघन जाती है तो क्या होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बार अपने से आप लगाइए तो मैं आपको बताऊं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। सघन माध्यम से जब अब विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो आपतन कोण की तुलना में क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। ठीक,
आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, इतना समय नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पे सबसे अधिक विचलन होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इंद्रधनुष में भी। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म है, जब आप इस पे श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो सबसे अधिक जो विचलित होती है, जिसका नाम होता है विबग्योर। तो सबसे अधिक जो विचलन होगा वो किस प्रकाश के रंग में होता है? तो बैंगनी प्रकाश के रंग में होता है। अगर यही पूछा सबसे कम किस में होता है, तो आपका आंसर होता लाल रंग के प्रकाश में। यहाँ क्या पूछा है? अधिकतम, इसीलिए आपके पास आंसर कौन होगा? पहला वाला। अगर पूछता कम तो आंसर क्या होता? लाल वाला। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन, आर व टू आर ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में R2 हो जाता है। तब इसमें से कौन सा सही है? सबसे पहले समझिए, जब आप R और 2R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट जुड़ता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स श्रेणी क्रम में आपके पास जो प्रतिरोध है वह R1 है, तो R1 का मान जो होगा वो जुड़ेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 से, मीन्स R प्लस 2R मतलब 3R हो जाएगा। ठीक है, R प्लस 2R। ओवरऑल आपके पास क्या मिलेगा? R1 इज इक्वल टू 3R। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो R2 हो जाता है। ज़रा इसको समांतर क्रम में जोड़ लीजिए। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है फार्मूला? ठीक है, समांतर क्रम के लिए फार्मूला आपके पास जो होगा वो रिवर्स होता है। 1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R, क्योंकि पहला वाला प्रतिरोध, ठीक, प्लस करेंगे 1/2R मीन्स दूसरा वाला प्रतिरोध। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने पास 2R जाएगा। ठीक, 2R एलसीएम जाएगा और R से R डिवाइड करेंगे, ऊपर मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 1। 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो हो जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 3/R। ठीक, 3/2R। तो यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे इसका रिवर्स 2R/3। ये आपके पास दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेशियो लिया गया है, तो आप क्या लेंगे? R1/R2 का रेशियो। R1 मीन्स आपके पास हो जाएगा 3 ओम। ठीक, R2 मीन्स कितना हो जाएगा? 2R और बाई 3। तो देखेंगे 3 जाएगा सबसे ऊपर, तो हो जाएगा 3 इंटू 3। नीचे क्या हो जाएगा? 2R। R से R कैंसिल और हो जाएगा 3 3 जा 9। तो R1/R2 का जो मान आएगा वो आएगा 9/2। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास आंसर नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखा जाए? देखिए, अगर आप वक्रता केंद्र से आगे बढ़ते हैं तो सब प्रतिबिंब क्या होते हैं? छोटे बनते चले जाते हैं। तो वक्रता केंद्र पे तो सही होगा नहीं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक, या दर्पण के ध्रुव पर नहीं। तो आपके पास यही बी वाला क्या होगा? सही होगा। जब आप वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच रखते हैं तो आपके पास जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। बाकी इस स्थिति में क्या बनेगा? छोटा। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? मतलब आपको बताना है कि कौन सा नियम होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और उस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, अगर विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लेना, जिसको बोलते हैं फादर मदर और चिल्ड्रेन। ठीक, किसी परिपथ में
2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। जरा एक बार फिर समझिए। सबसे पहले समझिए कि जो आपके पास श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को देख लेते हैं। तीनों में कौन कौन है? पहला है 2 ओम का, ठीक, दूसरा है 4 ओम का, तीसरा है 6 ओम का। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, जिसको बोलेंगे R1, R2 और R3। जब जाने का रास्ता एक ही होता है तो ये कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। और विभव का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहले लगा देंगे V = IR, मीन्स ओम के नियम से। ओम ने क्या बताया था? यही बताया था कि V = IR, जिसमें I का मान 2 एम्पीयर है और R का मान 2 है पहले के लिए, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 6 है। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला करेंगे तो I1R हो जाएगा। I का मतलब 2 × 2 मतलब 4, फिर रखेंगे 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है। एक बार करके चेक कर लेते हैं। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना कितना? 4। पहला आ जाएगा 4 वोल्ट, दूसरा आ जाएगा आपके पास 8 वोल्ट, तीसरा आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है। अगर इसी प्रकार से दूसरे को देखा जाए तो दूसरे के लिए लगाएंगे ओम का नियम V = IR। I की जगह रख देंगे 2 और R की जगह लिख देंगे 4, क्योंकि प्रतिरोध कितना है? 4 है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए R3 के लिए तो हो जाएगा V = IR। तो V की जगह फिर रखेंगे 2 और R की जगह रखेंगे 6। तो हो जाएगा 6 दूना कितना? 12। 12 ओम नहीं, 12 ओम नहीं, 12 वोल्ट, क्योंकि विभव कर रहे हैं तो विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए पहला ही क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास क्वेश्चन है वो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। मैंने आपको बताया था जब शक्तिमान आता तो लोगों की क्या लगाता है? वाट लगाता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जब आपके पास संकट आता है, मतलब प्रतिरोध आता है, तो आप क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, जिसका नाम होता है हरिओम, मतलब ओम। याद रखिएगा। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन मैं कल की वीडियो में बताया था, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। ठीक। मीठे सोडे या खाने सोडे का अणुसूत्र है। आपके पास मीठा सोडा या खाने के सोडे का जो अणुसूत्र होगा, जिसको हम लोग बोले थे क्या क्या बोले थे? बताइए ज़रा, आप चारों में से। तो हम लोग बोले थे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, जिसको बोलते हैं NaHCO3। ठीक है। अगला आपको बताना है अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? अमलगम जो होंगे वो क्या होंगे? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषम मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो आपको बताना है जो अमलगम होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर 10 का डी इज द राइट आंसर, प्रोपेनल। अब कौन सा प्रोपेनल में आएगा? पहले सबसे समझिए, प्रोपेनल में कितने कार्बन होंगे? मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन होंगे। तो 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। मेथ एथ एथेनोइक एसिड या अम्ल,
तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका संभावित मान क्या होगा, मतलब पीएच मान, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मान कितना होगा, 5.2। अब देखेंगे उपखंड ग वाले में। ग वाले में कौन आएगा, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट बायो है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है और कहाँ चला जाता है, बायालिंद में, दायानिलय में। तो आपके पास ऑप्शन नंबर पहला ही क्या है, सही है, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बायालिंद में जाता है। पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में। सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पित्ताशय में या अग्नाशय में या यकृत में या आमाशय में। तो चारों ऑप्शन में से आपके पास यकृत होता। ठीक है, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है, अभी अभी बताया पीछे। ठीक है, अलैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपके पास इष्ट क्या आ जाएगा, मुकुलन में आएगा इष्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिका। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिका। मेंडल प्रसिद्ध थे। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो भाई जो मेंडल प्रसिद्ध थे आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे, कि डीएनए के लिए, कि किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए क्या होगा, राइट होगा। वह आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसका नाम है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो मैं आपको बताया था, अभी भी बताया पीछे, एक्स और वाई। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगर यही स्त्री लिंग होता तो होता आपके पास ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पुरुष है इसलिए क्या रहेगा, ए वाला। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जाइलम का मतलब जल के संवहन के लिए, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सही होगा। ठीक, जैसे जाइलम, जैसे जल का वहन। ठीक, ये फ्लोएम का मतलब फल होता है। ठीक है, अगर यहाँ फल का होता तो क्या होता, भोजन का संवहन। आई होप आप समझे होंगे। आइए अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्न को करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी देखने को मिलेगा। ये 50 नंबर का है, 50 नंबर के पूरे क्वेश्चन हैं, और लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा। ठीक है। 5 सेमी लंबाई की वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर रखिए, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक एवं आकार ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचिए। 4 नंबर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। या तो दर्पण से सवाल बनेगा या तो लेंस से बनेगा, लेकिन बनेगा ज़रूर। आप चाहे जैसे करके तैयार कराएं, तरह इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और एग्ज़ाम में करके आएंगे। 5 सेमी की लंबाई मतलब एच का मान 5 है। 40 सेमी फोकस दूरी मतलब जब बराबर 40 सेमी लेंस के सामने, और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, लिखे चाहे ना लिख के। मुख्य अक्ष से 20 सेमी की दूरी पर रखी है, क्या रखी है, वस्तु रखी होगी, मतलब u बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमेशा जो वस्तु होगी वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। इसके साथ साथ अगर देखें, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब मतलब v का मान आपको बताना है। देखिए, लेंस के लिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी, वो बताई क्या थी, कि जब आपके पास लेंस की चीज़ें आप लगा रहे हो, सवाल लगा रहे हो, तो उस सवाल में जब आप घटाते हैं चीज़ों को, तो बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटे को। फार्मूला ना भूले, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1/f = होता है 1/v - 1/u। ठीक है, मतलब v क्या होगा, अगर आप ABCD पढ़ते हैं तो पहले u आता है फिर v आता है। इसका मतलब v क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है डायरेक्ट कि 1/f = 1/v - 1/u होता है, और पूरी वैल्यू को पुटअप करेंगे, देन रिजल्ट आपके पास आ जाएगा।
1/b को कंटिन्यू करेंगे, -1/u, u मतलब -20, तो आ जाएगा 1/40 बराबर, ठीक है, 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1/20। अब ये है प्लस, इधर आया क्या बन जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/40 माइनस 1/20 बराबर कितना, 1/v। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा 40, 40 को 40 से भाग देंगे 1 आएगा, 20 से भाग देंगे -2 आ जाएगा, बराबर कितना 1/v। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 कितना 40, 1/v। तो v का मान कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो -40 सेंटीमीटर आ जाएगा वही क्या होगा आपके पास इमेज होगा। आई होप आप समझे होंगे। और ये बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, लगभग 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे आप देख लेंगे। वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन करवाए हैं और वहीं से एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने से पहले इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता, जिसको बोलते हैं m = v/u या h2/h1। जो सबकी वैल्यू पता है, v का मान अभी निकाला हम लोगों ने -40, u का मान आपके क्वेश्चन में रखा था -20 और h2 का मान हमें नहीं पता है, h1 का मान पता है कितना 5, ठीक है। तो हम काट सकते हैं 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, h2 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। इसका मतलब हमारे पास जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उससे बड़ा होगा। आई होप आप समझे होंगे। जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी, सबसे पहले वस्तु से लंबा होगा और सीधा होगा, और कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब दूसरी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, किरण आरेख भी खींचिए। अगर आपको किरण आरेख खींचना है तो ये देखिए, किरण आरेख मैं ऑलरेडी बना के लाया हूँ। ये आपके पास 40 सेमी हो गया, ये 20 सेमी हो गया। इस बार हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को दाहिने से किया और इसका जो प्रतिबिंब बना है उस ए बी से क्या है, बड़ा बना है। और कैसा बना है, आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है, ठीक। आई होप आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉक-स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे होगा स्क्रूगेज नियम, ठीक, जिसको हम लोग बोले थे। मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने यहाँ पे एक नियम बताया, ठीक। उन्होंने बताया कि अगर आप पेच को कसते समय पेचकस को ऐसे पकड़िए कि जिधर आपका अंगूठा घूमता है उधर ही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक। और ये दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी कहलाता है। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मैक्सवेल ने क्या किया कि सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उस नियम को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। और ये 4 नंबर का पूछा हुआ सवाल है, समझते हैं। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि, इसकी मान लीजिए आपके पास ये पेच देखिए घुमा रहे हैं, जिधर आप घुमाएंगे उधर ही क्या होगी, दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले तो देखिए, जो मान लीजिए पेच की नोक, इसको पेच मैं मार रहा हूँ, जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, जिधर घुमा रहे हैं, जिधर घुमाएंगे वही क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी, दिशा होगी। अगर आप इधर घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा इधर होगी, जिधर अंगूठा घूमेगा उधर ही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चित्र में तार में विद्युत धारा नीचे की ओर बह रही है, पेच की नोक ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामावर्त या ऊपर से देखने पर चलाना पड़ेगा, यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है।
ओवरऑल इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी पेचकस को देखें तो पेंच को कसते समय पेचकस को इस तरीके से पकड़ना है कि जिधर अंगूठा घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, और जिधर पेंच की जो नोक होगी वो धारा की दिशा होगी। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एक सेट में। इसके बाद अगर हम देखें तो अपने पास अब न्यूमेरिकल है। अगर इतना करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो न्यूमेरिकल है, निम्न चित्र में प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 सबकी वैल्यू दे रखी है। R1 का मान 15, R2 का मान 10, R3 का मान 30, R4 का मान 5 और R5 का मान 20 है। वह बैटरी 18 वोल्ट है। इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब आपको बताना है इसमें कि इसके अंदर कितना प्रतिरोध है, इसके साथ साथ विद्युत धारा का मान बताना है। जब भी इस टाइप की सवाल आती है और जिसमें आपसे विद्युत धारा पूछे तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे R1, R2, R3, R4 और R5, और यहाँ पे बैटरी हो जाएगी और यहाँ पे कुंजी हो गई या अमीटर हो गया, ठीक। कभी कभी पूछता है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहीं से धारा जाएगी इसलिए लगाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। R1 का मान 5 है, R1 का मान 15 है, R2 का मान 10 है और R3 का मान 30 है, R4 का मान 5 है और R5 का मान आपके पास 20 ओम है। R5 का मान कितना है, 20 ओम। आइए समझते हैं कि जो आपके पास बैटरी है उसका विभवांतर कितना है, 18 वोल्ट है। सबसे पहले इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप टोटल प्रतिरोध को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स निकालेंगे। इसके बाद करंट को निकालेंगे, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको जो जो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, जो भी दिख रहा है R1, R2, R3 ये आपके पास सबसे पहले समांतर क्रम में है, तीन के तीनों। इस समांतर को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो एक श्रेणी बनेगा, फिर इस श्रेणी को भी सॉल्व करेंगे, सॉरी समांतर को सॉल्व करेंगे दूसरे 4 और 5 को, तो ये भी श्रेणी बनेगा। देन फिर क्या लगाएंगे, श्रेणी, ठीक। सबसे पहले तीनों क्या कर लेंगे, आप समांतर में सॉल्व करेंगे। 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं। 1/R को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। R1, R2, R3 क्या लिख देंगे, ये समांतर क्रम में है या जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम में है, ठीक। इसके बाद सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, जो जो आपके पास वैल्यू है उसको पुट करिए। जैसे ये 15 है, 10 है, 30 है, उसको रख दीजिए। पहले 15, फिर 10, फिर 30, ठीक। अगर देखा जाए तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 30। 15 से भाग देंगे 2, 10 से भाग देंगे 3, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 2 5 1 6, तो हो जाएगा 1/R इक्वल टू 6/30 मतलब 5। इसका जब आप रिवर्स लिखेंगे 30/6 आएगा, काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 ओम। अगर इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करें दूसरे वाले को, R4 और R5 को, ये भी समांतर में है, ठीक। R4 और R5 इसको सॉल्व करेंगे, एक नया लगा देंगे अभी जो आया 5 ओम का। देखिए R4 और R5 दोनों ही क्या हैं, समांतर क्रम में हैं। क्यों समांतर में, क्योंकि दोनों में धाराओं का मान क्या है, अलग अलग फ्लो कर रहा है। जब अलग अलग फ्लो करेगा
इसका मतलब उसमें धारा का मान अगर अलग अलग फ्लो कर रहा है तो ये कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r4 और 1/r5। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/r4 का मान कितना है क्वेश्चन में? r4 का मान है 4 5 है, और r5 का मान कितना है? 20 है। तो एलसीएम जाएगा 20, 5 से करेंगे भाग आएगा 4, आएगा 1, हो जाएगा 5/20। 1/r डबल डैश बराबर 5/20। तो r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 20/5। 20/5 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। ठीक। अब देखिए, अगर इसको भी हटाएंगे तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। अगर अब यहाँ देखा जाए तो दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये है 5 ओम और इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये है आपके पास 4 ओम। ठीक, अब दोनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट जुड़ता है। डायरेक्ट जोड़ दीजिए। डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे? हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम के लिए कि जो R बराबर होगा R1 प्लस R2 होता है, राइट। तो कुल प्रतिरोध, ठीक है, तो कुल परिपथ में प्रतिरोध, या सीधे सीधे लिख दें प्रतिरोध, क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2, या R डैश और R डबल डैश। तो आपके पास पहला है 5, जो हो जाएगा 5 प्लस 4 ओम, ओवरऑल क्या बन जाएगा? 9 ओम। ये आपके पास तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए धारा। तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम। हम लोग क्या जानते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई और आर। तो देखिए, परिपथ में धारा आई है तो हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान है 18 और R का मान है 9। ठीक, अभी भी निकाला हम लोगों ने, 9 से इसको काट देंगे तो I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। समझ गए? ठीक, ये 4 नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, इसी के साथ साथ अथवा में भी दिया है, किसी प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखांकित चित्र बनाना है। देखिए, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। दक्षिण हस्त नियम का मतलब, दक्षिण हस्त नियम का मतलब दाहिने हाथ से लेंगे। ठीक है, ये आपके पास दक्षिण हस्त नियम है, ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्देशित करे, तो चालक को पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इस प्रकार से पकड़ते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही होगी। और दूसरा कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात करते हैं, मतलब बाएं हाथ से। ठीक है, तो चालक पर जो अंगूठा होगा इसको बोलेंगे फादर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर, और C फॉर क्या होगा? करंट। फादर, मदर और चिल्ड्रेन। याद रखेंगे, फादर का मतलब फोर्स, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रेन का मतलब करंट। यदि दाएं बाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुलियों को एक दूसरे से परस्पर इस प्रकार रखा जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एवं मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। मीन्स आप अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाइए कि जो तर्जनी उंगली है, पहली उंगली, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए,
और जो आपके पास मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा जो होगा चालक पे लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक, ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट वर्णन कीजिए। आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे प्रिज्म होता क्या है। ठीक, तो देखिए, प्रकाश का विक्षेपण जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे पर्दे पर लाने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका अर्थ रंगों का मिश्रण होता है। आपको सीधे सीधे लिख देना है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश है, ये आपके पास प्रिज्म है। ठीक, ये 7 रंगों में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। ठीक है, समझ गए। ये लाल हो गया और ये बैंगनी हो गया। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में एक क्रम होता है जो इसे नीचे दिए गए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल इन रंगों के क्रम को याद करने के लिए विबग्योर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विबग्योर को याद रखें, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से बना है। ठीक है, परिक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न भिन्न होता है। बैंगनी प्रकाश का अपवर्तन या विचलन सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का अपवर्तन या विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है। बात आई समझ में। अब हम लोग करने जा रहे हैं उपखंड ख को। जरा इसको समझिए, उपखंड ख को दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आप सब करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, जीवन में पीएच का महत्व बताना है 2 नंबर का। तो देखिए, हमारे शरीर में 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है, ये पहला महत्व हो गया। दूसरा है, मिट्टी की पीएच की प्राकृतिक अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है, दूसरा हो गया। तीसरा, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कभी कभी रासायनिक नाम या अपने पास सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका नाम, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। इसके बाद यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांत का क्षय हो जाता है, अभी भी बताया। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक होती है ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे CH4+2O2 गिव्स आउट CO2+2H2O प्लस ऊष्मा, इसको बोलेंगे ऊर्जा। ठीक, समझ में आई बात। 2 नंबर वहाँ, 2 नंबर वहाँ। निम्न पर टिप्पणी दीजिए। यश दलेपन क्या होता है। दूसरा क्या होता है जब सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठीक है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यश दलेपन क्या होता है, लोहे और इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की
पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। आपके पास लोहा होगा या इस्पात होगा, अगर आप क्या करते हैं इसके ऊपर पतली परत चढ़ा देते हैं जस्ते की, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यश दलेपन। इसके बाद दूसरा करें, क्या होता है जब सोडियम धातु ठंडे से जल से विक्रिया करती है। जब सोडियम धातु ठंडे जल से विक्रिया करती है तो उत्पन्न हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। ठीक है, ये सोडियम हो गया, ये जल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और वाटर जल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और उष्मा होगी। ठीक है, समझ में बात आई। अगला करें कि क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1/2 × 4 मतलब 3/6 से काटेंगे, मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हमने क्या किया है, रासायनिक समीकरण लिख दिया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन हाइड्रोक्साइड, क्या बना लेगा, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल पहला, यहाँ 1.5 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, शुष्क चूने की विक्रिया Cl2 गैस से कराई जाती है तो क्या होता है। इसके साथ साथ जिप्सम को गर्म किया जाता है। दूसरा आपके पास हो जाएगा, जब सूखे बुझे चूने की क्लोरीन से विक्रिया कराई जाती है तो यह ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसका नाम होता है CaOCl2। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी आपको 1.5 नंबर मिलेगा। जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखिए जिप्सम को जब आप गर्म करते हैं कब, 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट ½ कैल्शियम सल्फेट ½ मतलब भैया काशी हाफ आदमी थे जो जल ज़्यादा पीते थे, और कहाँ पीते थे, सफाई करने के दौरान। सोडियम धातु की जल से विक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। देखिए सोडियम धातु की जल से विक्रिया सोडियम धातु के साथ तीव्र गति से विक्रिया होती है, जिसके कारण वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। समझ गए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन गैस है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके पास 3 है, भर्जन, अपघटन, संक्षारण, ये तीनों हैं और 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो भर्जन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाती है। ठीक है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से उसे नीचे गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है। दूसरा आपके पास है उभय अपघटन। उभय अपघटन क्या होता है, देखिए जिस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों और अन्य घटकों की अदला बदला होता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आप क्या करें, इसको अदला बदली कर दें, AgNO3 का NaCl के साथ कराएंगे तो AgCl बन जाता है और NaNO3, जिसे बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। समझ में आई बात। AgNO3 में क्या हो रहा है, NO3 का अदला बदली हो जा रहा है। संक्षारण, देखिए संक्षारण क्या होता है, 2 नंबर का है। ठीक, संक्षारण का मतलब जब उस पे वायु की उपस्थिति होती है तो क्या होगा, हट जाता है। पादप में जाइलम का प्रमुख कार्य बताइए, 1 नंबर का है, तो जरा समझिए। जल का संवहन करना पादप कहलाता है। शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आमाशय में, अर्थात गर्भाशय में इसका करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया।
यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। समजात अंगों के उदाहरण दीजिए। समजात का मतलब समान अंग। तो ऐसे कौन कौन अंग है? समजात अंग विभिन्न जीवों में ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक, पक्षी और मनुष्य। ठीक है, तो सेम होते हैं लेकिन सबका कार्य क्या है? अलग अलग होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कह रहा है। उसमें आपको क्या कहना है? हृदय के बारे में बताना है। ठीक है, मेढक, पक्षी और मनुष्य जो होंगे वो समजात अंग उनके अंदर होते हैं लेकिन उनका कार्य क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर की सवाल है। तो हृदय 2 भागों में बटा होता है। इसका दायां और बायां भाग ऑक्सीजन और बी ऑक्सीजन रुधिर से आपस में मिलने से रोकने में उपयोगी सिद्ध होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। जब एक ही चक्र में रुधिर दोबारा हृदय में जाता है तो उसे दोबारा या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि ऑक्सीजन को प्राप्त कर रुधिर फुसफुस में आता है। फिर रुधिर प्राप्त समय बायां अलिंद हृदय में दाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद शिथिल रहता है। जब बायां नियत फैलता है तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें चला जाता है और अपनी बारी पर जब पेशी बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। यह क्रिया बार बार होती है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। टिप्पणी लिखना है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पे 2 नंबर पे। पुनरुद्भवन अभी भी बताया। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 4 नंबर 6 नंबर का है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन के कुछ उदाहरण सूरज की रोशनी, पानी, हवा, लकड़ी और मिट्टी। जबकि इनसे कुछ प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक बहुतायत में उपलब्ध हैं और इन्हें तेजी से फिर से बनाया जा सकता है ताकि अन्य लोगों को नवीनीकृत में होने में जो समय लग रहा है समय लगे। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस गैर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। हालांकि पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को फिर से भरने या सियाकलन करने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसके बाद पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन को समझ लेते हैं। पुनरुद्भवन पुनर्जनन जीवन के विभिन्न उन हिस्सों में से एक संपूर्ण जीवन का हिस्सा है जो किसी चोट के दौरान लगने से कट जाती है। प्रतिक्रिया तारा मछली, हाइड्रा, प्लेनेरिया, छिपकली आदि जीव में पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी अगर आपको चोट लग जाती है तो सही नहीं होता है। मानव मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए अथवा प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित के बारे में बताना है। मनुष्य के मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है अंडाशय। इसके बारे में आपको जान लेना है। ठीक है, अंडाशय क्या होता है? इसमें अंडाशय होते हैं और जो बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं अंडाशय में अंडे बनते हैं। अंडाशय के अंदर की सतह पर एपिथीलियम कोशिकाओं की पतली परत होती है जिसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर फोलिकल तथा अंडा बनाती हैं। अंडाशय की गुहा में संयोजी ऊतक होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक फोलिकल में एक जनन कोशिका होती है जिसके चारों ओर स्ट्रोमा की कोशिकाएं रहती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं अंडे का निर्माण करती हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन्स अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो मादा में प्रजनन संबंधित विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। दूसरा आपके पास है फैलोपियन नलिका। यह रचना में नलिका समान होती है। इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुला रहता है। इसके सिरे पर झालदार रचना होती है जिसे फिब्री कहते हैं। अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो फिब्री की संकुचन क्रिया के कारण फैलोपियन नलिका में आ जाती है। यहाँ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और अंड निषेचन फ्लोपियन नलिका में होती है। यदि
अंडे का निषेचन नहीं होता तो यह गर्भाशय से होकर योनि में चला जाता, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, और योनि से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अंडवाहिनी है, ये प्रोबियन ट्यूब है, यह अंडाशय, ये गर्भाशय, ये ग्रीवा है, और यहाँ पे क्या है, ये योनि है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे गर्भाशय क्या होता है। ठीक है, ये मानव जनन का तंत्र है। छोटा सा ये मूत्राशय, देखिए गर्भाशय यही, इसी के बारे में जा रहे हैं बताने। ठीक, यही गर्भाशय है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल रचना है। फैलोपियन नलिकाएं इसके दोनों ओर ऊपर के भागों में खुलती हैं। गर्भाशय का निचला सिरा कम चौड़ा होता है और योनि में खुलता है। गर्भाशय के अंदर की दीवार एंट्रोमीडियम की बनी होती है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन, अंडे को परिवर्तन काल में जब तक कि गर्भ विकसित हो, शिशु के रूप में जन्म ले आश्रय तथा भोजन प्रदान करना होता है। योनि, यह मांसल नलिका, योनि जो होगी उसे क्या कहते हैं, यह मांसल नलिका समान रहता है, जिसका पिछला भाग गर्भाशय की ग्रीवा में खुलता है। मादा में मूत्र निष्कासन के लिए अलग छिद्र होता है, योनि में खुलता है। भंग, योनि बाहर की ओर सुराय से खुलती है, जिसे भंग कहते हैं। इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर नियंत्रण लिखिए या निबंध लिखिए। ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो मेरे से जहाँ तक हो सका मैं आपके सामने महामैराथन लाया हर एक टॉपिक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।